हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी। मैं असगर खान सर, फिजिक्स फैकल्टी, जीपीएस एकेडमी। प्यारे बच्चों, प्रकाशिकी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिकी होती क्या है। तो आप पढ़े होंगे प्रकाशिकी क्या होती है। ये भौतिकी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के व्यवहार को समझते हैं। जब प्रकाश गिरता है तो परावर्तन करता है, अपवर्तन करता है। इन्हीं घटनाओं को समझने के लिए बोलते हैं प्रकाशिकी। ठीक है, तो प्रकाशिकी के अंदर दो पार्ट होते हैं बच्चों। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होती है आपके पास किरण प्रकाशिकी और एक होती है आपकी तरंग प्रकाशिकी। तो आज अपन जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? किरण प्रकाशिकी की। तो दो तरह की प्रकाशिकी होती है यहाँ से अगर अपन देखें तो एक होती है आपकी किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, और एक होती है आपके पास तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, है ना। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी जो है हमारे पास वो भौतिकी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के व्यवहार को समझते हैं। अब प्रकाश के व्यवहार को समझ रहे हैं तो पहले बात हम बात करें, प्रकाशिकी में दो भाग आ जाते हैं आपके पास। एक आती है आपकी किरण प्रकाशिकी और एक आता है आपके पास तरंग प्रकाशिकी। अपन इस किरण प्रकाशिकी में चलते हैं। इस किरण प्रकाशिकी में चलेंगे तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा परावर्तन, परावर्तन घटना, और यहां मिलेगा आपको अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना। इन्हीं को हम समझेंगे, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं क्या होती है। जब यहां जाएंगे हम तरंग प्रकाशिकी, इसको हम अलग से समझाएंगे, जहां पर हम व्यतिकरण और विवर्तन को समझते हैं। व्यतिकरण एवं विवर्तन, व्यतिकरण एवं विवर्तन को समझते हैं। विवर्तन, यह है हमारे पास किसकी घटना? तरंग प्रकाशिकी की घटना। तो ये अपना ट्री है बच्चों। इस ट्री में अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? किरण प्रकाशिकी, और उसमें आएंगे आपके प्रवर्तन और अपवर्तन की घटनाएं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं देखो तो जरा, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी कोई किरण किसी समतल सतह या वक्रीय सतह पे गिरती है तो उसका अधिकतम भाग जो है उसी माध्यम में वापस लौट आ जाता है। समझ में आ रही कि मान लो ये 100% थी आपकी, तो अधिकतम भाग यानी कि 99% मान सकते हैं हम, या उससे भी कम मान सकते हैं, लेकिन अधिकतम भाग उसी माध्यम में लौट आए तो हम इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है क्या? और ये कहलाता है आपका अभिलंब, और ये कहलाती है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। ये कहलाती है आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है क्या पहले बच्चों? हाँ, तो ये हो गया आपका अभिलंब। तो ये हमारे पास प्रकाश का परिवर्तन। क्या है प्रकाश का परिवर्तन? कि जब भी कोई प्रकाश किसी समतल सतह पे गिरता है या वक्रीय सतह पे गिरता है तो उसका अधिकतम भाग उसी माध्यम में लौट आता है। इसको हम प्रकाश का परिवर्तन भी कहते हैं। और ये किसी भी सतह के लिए हो सकता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मान लो अगर हम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें न्यूज़पेपर में हमको अब प्रतिबिंब मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा आपका प्रतिबिंब। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तब, है ना। अब वहाँ पे हम प्रतिबिंब क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत कम भाग लाइट का परावर्तित होकर उसी माध्यम में आता है। तो हम न्यूज़पेपर और इनसे अगर देखें तो वहां पर हम प्रकाश के परावर्तन की बात नहीं करते, लेकिन परावर्तन वहां पर भी होता है। क्लियर है कि बच्चों? तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये क्या है आपका अभिलंब। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या बच्चों? जब कोई किरण किसी सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में वो लौट आती है। तो ये कौन आपतन हो गया और ये कौन क्या हो गया? परावर्तन हो गया। और ये क्या हो गया आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये हो गया आपकी परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब। अब ढंग से देखो, अगर आप देखोगे तो तीनों एक ही तल में स्थित है। तीनों क्या है? मान लो इस तरह से आपके पास क्या है? दर्पण है। एक लाइट ऐसे आई, टकरा के ऐसी गई, तो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहले बात क्या है? तीनों किरण अभिलंब, परावर्तित एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपतन कोण जो है बच्चों किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है क्या? तो ये हमारे पास आपतन यानी कि परावर्तन के नियम है। पहला नियम क्या है? तीनों, कौन तीनों? आपतित और परावर्तित तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तीसरा इसमें एक और ले सकते हो आप, वो क्या है कि जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश
की चाल तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित होती है। ध्यान रहिए। तो ये तीन नियम की हम बात कर लेते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतन प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति समान रहती है, वेग बदल जाता है क्योंकि दिशा बदल जाती है। आगे देखते हैं। समतल सतह से परावर्तन। अब बच्चों अगर हम बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन हमारे सिलेबस में जो है, हमारे पाठ्यक्रम में है, दो प्रकार से है। एक तो समतल सतह से परावर्तन और एक वक्रीय सतह से परावर्तन। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? समतल सतह से परावर्तन। तो समतल सतह से परावर्तन हम डेली दर्पण को यूज करते हैं हमारे घरों के अंदर। वो हमारा समतल दर्पण है जो हमारे प्रतिबिंब को बताता है, हमारे प्रतिबिंब को बताता है। अगर हमारे प्रतिबिंब को बताता है तो हमारा प्रतिबिंब कैसे मिलता है बच्चों? अगर हम खड़े हैं हमारे दर्पण के सामने अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर हम देखें तो प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कि अगर हम देखें प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, घरों के अंदर हम सब देखते हैं। इसके कुछ गुण हैं प्रतिबिंब के। समतल सतह से परावर्तन से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण, प्राप्त प्रतिबिंब के गुण प्राप्त प्रतिबिंब के गुण, प्राप्त प्रतिबिंब के गुण क्या गुण हो जाएंगे? पहला, प्राप्त प्रतिबिंब जो है, प्राप्त प्रतिबिंब आकार प्रकार में समान बनेगा, आकार प्रकार में समान होगा। बोलो यार हाँ ना? क्यों? अरे हम जैसे हैं वैसे दिखेंगे ना। ऐसे थोड़ी हम खड़े और शाहरुख खान दिख गए, हम समझ में आ रही है? जैसे हम हैं वैसे दिखेंगे। तो आकार प्रकार समान होता है। ऐसे नहीं मैं पतला हूं तो मोटा दिख जाऊंगा, जैसा हूं वैसे ही दिखूंगा। आकार प्रकार समान होते हैं, है ना? आकार प्रकार, प्राप्त प्रतिबिंब का आकार प्रकार समान होता है। जितनी दूरी पर आगे होता है, जितनी दूरी पर आगे, जितनी दूरी पर बिंब आगे होता है, बिंब आगे, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब पीछे प्राप्त होता है। उतनी दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब पीछे प्राप्त होता है, पीछे प्राप्त होगा, पीछे प्राप्त होगा। ठीक है क्या? तो जैसे हम हैं वैसे ही दिखते हैं। और दूसरी चीज, जो प्रतिबिंब होता है वो उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे होता है जितनी दूरी पर हम आगे खड़े हैं। तीसरा क्या है? जो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, प्राप्त प्रतिबिंब वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ध्यान रहे, ये इंपॉर्टेंट है। प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब हम उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। मान लो ऐसा समझो, जैसे मान लो एक दर्पण है और दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। आपने अपने भाई को बोला देख पीछे मैं खड़ा हूं कि नहीं खड़ा, मतलब प्रतिबिंब है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब हम जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं होगा, पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है? जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है सीधा दिखता है। आप खड़े हो दर्पण के सामने तो आपको कैसे दिखते हो? आप सीधे दिखते हो। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर आप दर्पण के ऊपर खड़े हो तो प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? उल्टा। प्राप्त प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा हो सकता है। सीधा अथवा उल्टा प्राप्त हो सकता है, उल्टा हो सकता है, हो सकता है। पांचवा, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ध्यान रखें, जैसे हमें वैसे दिखेंगे, जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर प्राप्त प्रतिबिंब पीछे होगा। और प्राप्त प्रतिबिंब सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा काल्पनिक ही प्राप्त होगा। अगर पांचवें पॉइंट की ओर बात करूं तो बच्चों, पार्श्विक प्रतिलोमी भी होता है। इसको हम बोलते हैं पार्श्विक प्रतिलोमी। पार्श्विक प्रतिलोमी, प्रतिलोम अर्थात उल्टा सीधा हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। समझ में आया क्या? जैसे कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो देखो ये इसका मुंह किस तरफ है? आगे की ओर। ठीक है क्या? और प्राप्त प्रतिबिंब जो बना वो कैसा बना? इसका मुंह कैसा है? पीछे की ओर। तो आगे पीछे हो गया। अगर आप देखो ये इसका कौन सा हाथ है?
लेफ्ट, और ये मान लो राइट, ये राइट है और ये कौन सा है लेफ्ट, तो ये क्या होगा लेफ्ट और ये क्या बन जाएगा राइट, है ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा राइट हैंड है, तो अगर मैं जाऊंगा तो इधर कौन सा हाथ हो जाएगा लेफ्ट हैंड, है ना। ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो ये क्या बन गया इसका लेफ्ट बन गया और ये इसका क्या बन गया राइट, यानी कि राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया और लेफ्ट यानी कि दायां बायां बन जाता है और बायां दायां बन जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, इसे हम बोलते हैं पार्श्विक प्रतिलोमी। ठीक है, ध्यान रहे ना। तो ये थे बच्चों हमारे समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन। अब गोलीय दर्पण से कैसा होगा बच्चों, मान लो, अब बच्चा ध्यान रखना, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हमारे पास। गोलीय दर्पण में अगर हम बात करें तो कौन कौन से, एक है आपके पास अवतल अवतल दर्पण और एक कौन सा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे पहचानोगे कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है, तो अवतल वो होता है जिसके आंतरिक सतह से परावर्तन होता है, उत्तल वो होता है जिसकी बाह्य सतह से परावर्तन होता है। जैसे मैं बना रहा हूं, अगर मैं बस बना के छोड़ दूं यहां से तो ये नहीं पता लगा पाएंगे हम कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। अगर आप देखो यहां से, तो अगर मैंने इसके इस भाग को यानी कि बाह्य भाग को क्या कर दिया पॉलिश कर दिया, और यहां पर भी भार भाग को अपन ने क्या कर दिया चमकीला कर दिया, खुरदरा कर दिया, मतलब इस पे अपन ने पॉलिश कर दिया। तो चमकीला भाग किधर है इस तरफ, और इसके लिए चमकीला भाग किस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे, उल्टी बाईं तरफ। ठीक है क्या, तो ये कहलाएगा आपका अवतल दर्पण और ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। मतलब अगर कोई किरण ऐसे आई है तो वो ऐसे जाएगी, यानी कि अंदर की सतह से क्या होगी वो परावर्तित होगी, और यहां पे थोड़ा अपन ने दोनों तरफ एक ही बना दिया, है ना। इसको थोड़ा अपन दोबारा बनाते हैं, इसको थोड़ा अपन अंदर से करते हैं, अपन दोनों को एक ही तरफ से कर दिया। अगर इसको करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, अंदर की सतह से, है ना, अंदर की तरफ से ऐसे ऐसे, ये अंदर की सतह से। तो ये अगर किरण परावर्तित होगी यहां से तो कैसे होगी, कुछ इस तरह से ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है अवतल दर्पण, और ये कौन सा दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है कि बच्चों, तो गोलीय दर्पण से परावर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो अगर अपन देखें ये हमारा कौन सा दर्पण है अवतल, और मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है उत्तल। ठीक है, तो अगर यहां मान के चल रहे हैं हम, तो ये देखो बच्चों इसमें कुछ परिभाषाएं वो इस प्रकार है। ये आपके पास दर्पण हो गया, दर्पण का ये बिंदु क्या कहलाएगा जल्दी बताओ सब लोग, इस बिंदु क्या बोलेंगे हम, बोलो, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको हम ध्रुव बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ध्रुव। और यहां पर ये ध्रुव इस तरफ है, ये रहा ध्रुव, ये आपका ध्रुव है। अंदर से हम पॉलिश किए हैं इसको ऐसे। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई किरण इस तरह से आई है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी ये बन जाएगा आपका एफ, ये किरण आ रही है इस तरह से ऐसे, तो इसको बोलेंगे एफ को क्या बोलेंगे फोकस। ये एफ बन गया आपका, ये एफ क्या कहलाएगा आपका फोकस। ठीक है क्या, ध्रुव है फोकस है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देखते हैं अपन, अगर आप इसके अभिलंब को बनाएं, यहां से अभिलंब को बनाएं तो अभिलंब कैसे बनेगा, अगर अभिलंब को बनाए बच्चों अपन यहां से, तो अभिलंब देखना कैसे बनेगा हमारे पास। अगर यहां से मैं अभिलंब बना रहा हूं, ये देखो इस तरह से अभिलंब बनेगा आपका, ये है ना, और ये जो पॉइंट होगा आपका यहां पे बनाए तो हम एक अभिलंब, ये आपका अभिलंब होगा, है ना। तो अगर यहां से देखूं मैं तो ये हमारी आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। ये किरण कौन सी है परावर्तित, और ये क्या कहलाएगा आपका अभिलंब। और ये कोण आई है तो ये कोण क्या होगा आर, और यहां पे भी ये कोण आई है और ये कोण क्या हो गया आपका आर। ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित है, और ये आपका अभिलंब है। तो बच्चों यहां से एक पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन है आपका वक्ता केंद्र, इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र। ठीक है, और
ये आपका फोकस हो गया। ये जो कहलाएगी वो फोकस दूरी कहलाएगी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है बच्चों? ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ये क्या होगी इसकी? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये उस गोले की त्रिज्या होती है जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। यहां तक क्लियर सब बच्चों को? ऐसे यहां पर ये हो जाएगी वक्रता, ये हो जाएगा फोकस। तो देखो अगर अपन देख पा रहे हैं, तो अपन देख पा रहे हैं कि इस वाले गोले के लिए, है ना, इस दर्पण के लिए, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए दूसरी तरफ आपका फोकस और वक्रता केंद्र होता है, और इसके उसी तरफ फोकस और वक्रता केंद्र होता है। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें एक संबंध बताना चाहता मैं, F इजिकल टू जो संबंध होता है, F इजिकल टू क्या होता है? R/2। ध्यान रखें इस संबंध को ना, F बराबर R/2। गोली दर्पण के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं वही अपन जो डिस्कस करके आए बच्चों, वो यहीं पर है। मैं लिखाना चाहूं तो कोई मतलब नहीं है, आप सबको समझ में आ रहा है। फोकस क्या है? वह बिंदु है जहां पर समांतर किरण गुजरती है। फोकस क्या है? वह बिंदु है जहां से समांतर किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पे क्या हो रहा है? गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो अगर मैं लिखूं यहां पर सबसे पहले फोकस, फोकस वह बिंदु जहां से समानांतर किरण, समानांतर किरण, समानांतर किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या प्रतीत होती है, प्रतीत, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फोकस। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र, तो बच्चों वक्रता केंद्र क्या है? आपको पता है कि वक्रता केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर अभिलंब मिलता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अभिलंब, अभिलंब मुख्य अक्ष पर जहां मिलता है, मुख्य अक्ष पर जहां मिलता है, जहां मिलता है, मुख्य अक्ष पर जहां मिलता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। फोकस और फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी, फोकस दूरी ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी, ध्रुव तथा एफ के मध्य की दूरी, एफ के मध्य की दूरी। समझ में आएगा बच्चों? अच्छा, फोर्थ वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी P यानी ध्रुव, P से प्रदर्शित करते हैं, तथा C के मध्य की दूरी। और ध्रुव क्या होता है बच्चों? P ध्रुव, फिफ्थ पॉइंट, ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है आपका ध्रुव, फिफ्थ पॉइंट, ध्रुव होता है आपका दर्पण का ज्यामिति केंद्र, दर्पण का मध्य बिंदु बोल सकते हैं, मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु। तो बच्चों ये अपना मुख्य परिभाषा है जो हमको याद रखनी चाहिए। बाकी अब अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।